तो आज तारीख है 10 फरवरी 2026। हाँ। और हमारे पास जो खबरें हैं वो मतलब पहली नजर में तो बिल्कुल बिखरी हुई लगती हैं। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं लगता। वही तो, एक तरफ भारत की मिलिट्री रैंकिंग की बात है तो दूसरी तरफ केरला में बुजुर्गों के लिए एक अलग बजट। कहीं कबड्डी की जीत का जश्न है तो कहीं वॉलमार्ट एक खरब डॉलर की कंपनी बन रही है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर देखें। तो चलिए इसी बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जो सीधे तौर पर ताकत की बात करती है। भारत की सैन्य शक्ति। ग्लोबल रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है, अमेरिका, चीन और रूस के ठीक पीछे। लेकिन मुझे लगता है कि असली खबर रैंकिंग नहीं, बल्कि अपना खुद का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम सुदर्शन चक्र जो लॉन्च हुआ है वो है। क्या ये सिर्फ एक और हथियार है या इसके मायने कुछ और गहरे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल बयान है। अच्छा? सुदर्शन चक्र जैसे सिस्टम का मतलब है कि भारत अब रक्षा सौदों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तों पर कम निर्भर रहेगा। मतलब विदेश नीति में ज्यादा आजादी? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये आत्मनिर्भरता सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। जब हम देखते हैं कि भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा और मेट्रो नेटवर्क तीसरा सबसे बड़ा है, तो ये दिखाता है कि देश की बुनियाद हर तरफ से मजबूत हो रही है। सही बात है। तो ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल सौदेबाजी का एक नया टूल है। एग्जैक्टली। और इस तरह की महत्वाकांक्षा के लिए जाहिर है एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है। बिल्कुल। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.9% रहेगी। क्या ये आंकड़ा उस रणनीतिक ताकत की कहानी से जुड़ता है? सीधे तौर पर जुड़ता है। देखिए, ये 6.9% का जो आंकड़ा है ये हवा में नहीं है। इसके पीछे की वजह है मजबूत घरेलू मांग। और ये मांग आ कहां से रही है? वही तो, ये आ रही है 80.9% की साक्षरता दर से। ये आ रही है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े 5G सब्सक्राइबर बेस से। और ये आ रही है यूपीआई जैसे सिस्टम से, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ती है और उसी दौड़ से सुदर्शन चक्र जैसे प्रोजेक्ट्स को ऊर्जा मिलती है। इसी आर्थिक शक्ति के वैश्विक पैमाने को देखें तो एक और खबर चौंकाती है। वॉलमार्ट $1 ट्रिलियन यानी खरब डॉलर के मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बन गई है। जी। हम तो वॉलमार्ट को एक बड़े सुपरमार्केट की तरह जानते हैं, लेकिन एक दुकान की कीमत इतनी कैसे हो सकती है? क्योंकि वॉलमार्ट अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही, ये उपलब्धि वैश्विक रिटेल के बदलते चेहरे को दिखाती है। अच्छा। वॉलमार्ट की सफलता के पीछे अब सिर्फ उसके स्टोर नहीं, बल्कि उसका विशाल ई-कॉमर्स नेटवर्क, डिजिटल इंटीग्रेशन और एक बेहद मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो मतलब वो एक टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स कंपनी ज्यादा है। बिल्कुल, जो रिटेल का काम करती है। ये दिखाता है कि आज के दौर में आर्थिक ताकत का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा को कंट्रोल करना है। आर्थिक और रणनीतिक तस्वीर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका फायदा जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है? और यहीं पर रूबल नेगी जैसे लोगों की कहानी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है। बिल्कुल, और रूबल नेगी का काम इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जमीनी स्तर पर असली बदलाव कैसे आता है। उन्हें ये पुरस्कार सिर्फ अच्छा पढ़ाने के लिए नहीं मिला है, उन्हें ये सम्मान मुंबई की धारावी जैसी झुग्गी बस्तियों में 800 से ज्यादा शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए मिला है। 800 से ज्यादा? जी, उनके मिशन मुंबई ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को वापस फॉर्मल शिक्षा से जोड़ा। क्या बात है। ये कहानी बताती है कि देश की तरक्की का एक इंजन अगर सरकार और कॉरपोरेट है, तो दूसरा इंजन रूबल नेगी जैसे लोग हैं जो चुपचाप नींव को मजबूत कर रहे हैं। और इसी जमीनी बदलाव की एक और मिसाल राजस्थान के अलवर जिले से आई है, जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। ये सुनने में एक सरकारी उपलब्धि लगती है, लेकिन एक पूरे जिले के हर नागरिक को बीमा के दायरे में लाना, ये हुआ कैसे? ये तकनीक या सरकारी फरमान की जीत नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक भरोसे और जमीनी संवाद की जीत है। अच्छा। ये 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल का हिस्सा है, जिसे IRDAI चला रही है। लेकिन अलवर में सफलता का असली राज बीमा वाहक नाम की स्थानीय महिला स्वयं सेवकों का नेटवर्क था। बीमा वाहक? हाँ, इन महिलाओं ने घर घर जाकर लोगों को सरल भाषा में योजनाओं के फायदे समझाएं।
जब भरोसेमंद लोग अपनी भाषा में बात करते हैं तो सरकारी योजनाएं जमीन पर उतरती हैं। क्या शानदार मॉडल है। और सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो केरल ने तो एक बिल्कुल ही नया अध्याय लिख दिया है। बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक अलग बजट पेश करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। जी, एक बहुत ही प्रगतिशील कदम लगता है। ये सिर्फ प्रगतिशील नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को समझने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने राज्य के कुल बजट का लगभग 19% यानी 40,236 करोड़ रुपया सिर्फ बुजुर्गों के लिए आवंटित किया है। 19%? ये तो बहुत ज्यादा है ना? और इसका भी 68% हिस्सा सीधे पेंशन भुगतान पर जाएगा और बाकी स्वास्थ्य सेवा पर। कमाल है। ये दिखाता है कि समाज के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदल रही हैं। आज से 20 साल पहले शायद ऐसे किसी विचार को अव्यावहारिक मानकर खारिज कर दिया जाता। सही बात है। ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल, ये अद्भुत है। और ये जो सामाजिक और आर्थिक मजबूती है, इसका असर अब हमारे खेल के मैदानों पर भी साफ दिखने लगा है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां भारत ने आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीत लिया है, वो भी छठी बार। ये जीत सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं है, फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 411 रन बनाना। 411, हाँ, और उसमें भी 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का 175 रन बनाकर सबसे कम उम्र का शतक वीर बनना। ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य की मजबूती को दिखाता है। ये बताता है कि हमारे पास टैलेंट की एक ऐसी पाइपलाइन तैयार है जो आने वाले कई सालों तक टीम को मजबूत रखेगी। सही कहा। और ये कहानी सिर्फ लड़कों तक सीमित नहीं है। विमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस लीग की सफलता महिला क्रिकेट के लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये महिला क्रिकेट में क्रांति की तरह है। 2023 में बीसीसीआई ने जब ये लीग शुरू की तो इसने न केवल महिला क्रिकेटर्स को एक बड़ा मंच और आर्थिक सुरक्षा दी है, बल्कि इसने करोड़ों लड़कियों के लिए इसे गंभीर करियर विकल्प बना दिया है। सही बात है। फाइनल में कप्तान स्मृति मंधाना की 41 गेंदों पर 87 रनों की पारी जैसी परफॉर्मेंस युवा लड़कियों को प्रेरित करती है। ये लीग महिला खेल की व्यावसायिक ताकत का प्रतीक बन गई है। क्रिकेट से हटकर देखें तो हरियाणा ने 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब जीता है। हरियाणा का खेलों में दबदबा कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई खास वजह है जो दूसरे राज्य अपना सकते हैं? हरियाणा की सफलता के पीछे एक मजबूत खेल संस्कृति तो है ही, लेकिन ये राज्य की बहुआयामी तरक्की का भी एक प्रतीक है। अच्छा, कैसे? ये वही राज्य है जहां गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है और देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन भी यहीं से शुरू हो रही है। जब एक राज्य खेल के साथ साथ शिक्षा, तकनीक और सतत विकास में निवेश करता है तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनता है जहां हर क्षेत्र में चैंपियन पैदा होते हैं। ये दिखाता है कि खेल अलग थलग नहीं बल्कि समग्र विकास का एक हिस्सा है। और अब तो बैडमिंटन में भी हमारी उम्मीदें आसमान पर हैं। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप चीन में हो रही है और भारतीय महिला टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा बदलाव है। अब भारतीय टीमें सिर्फ हिस्सा लेने नहीं जाती बल्कि खिताब बचाने जाती हैं। सही। तन्वी शर्मा और लक्ष्य सेन जैसे युवा खिलाड़ी कमाल कर रहे हैं और सात्विक चिराग की पुरुष युगल जोड़ी तो दुनिया में नंबर 1 है। वाह! यह आत्मविश्वास दिखाता है कि अब हम दुनिया के किसी भी खिलाड़ी से बराबरी पर मुकाबला करने को तैयार हैं। इन बड़ी खबरों के बीच 2 छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें और हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय है, दक्षिण अफ्रीका ने कई सालों बाद स्थानीय रूप से फुट एंड माउथ रोग का टीका बनाया है। हाँ, ये उनकी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बीमारी पशुधन को बहुत नुकसान पहुंचाती है। स्थानीय स्तर पर टीका विकसित करना उनकी आत्मनिर्भरता को दिखाता है, ठीक उसी तरह जैसे सुदर्शन चक्र भारत के लिए है। क्या कनेक्शन है? हाँ, ये दिखाता है कि आत्मनिर्भरता आज हर देश की प्राथमिकता है। और हाँ, दक्षिण अफ्रीका की बात चली है तो यह जानना भी रोचक है कि उसकी 3 राजधानियां हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूमफोंटेन। 3, अच्छा। और दूसरी बात, आज 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि दालों के लिए भी एक दिन है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 की थीम रखी है, दालें विनम्रता से उत्कृष्टता तक। दालें सिर्फ प्रोटीन का स्रोत नहीं है, बल्कि वे नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती हैं। यह खाद्य सुरक्षा
और सतत कृषि दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सही। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े समाधान सबसे साधारण चीजों में छिपे होते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक ऐसी खबर जो आज की हमारी सारी चर्चा को एक साथ पिरोती है। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा इटली में होने वाले मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुने गए हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। मशाल रिले सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह खेल भावना, शांति और एकता का प्रतीक है। अभिनव बिंद्रा का इस वैश्विक मंच पर चुना जाना भारतीय खेल उत्कृष्टता की वैश्विक पहचान है। ये दिखाता है कि भारतीय एथलीट अब दुनिया भर में सिर्फ प्रतियोगी नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बन रहे हैं। बिल्कुल, ये उस सम्मान का प्रतीक है जो भारत ने अपनी आर्थिक, सामाजिक और खेल की उपलब्धियों से कमाया है। सही कहा। तो 10 फरवरी 2026 की इन बिखरी हुई खबरों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे भारत की है जो एक तरफ अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की नींव को भी मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे 10 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल का नाम क्या था? What was the name of the 38th National Games torch? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।